Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number first from endocrinology, and this lecture is totally suitable for the students. He belongs from the BS Zoology program and all other programs, and this lectures covers all the suitable and appropriate knowledge for your interviews, questions, and for also your exams and annual exams also as well. ओके तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। डैट इज़ द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हैं वो दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखें, कुछ काम ऐसे हैं जो हम सोच समझ के करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, यानी कि उसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। लेकिन जो बाकी काम हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी जो खुराक की डाइजेशन है, हमारी जो ग्रोथ है, क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम, किस तरह से कौन कौन से इनके करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है। पहली बात, अगर हम इनके मीडिएटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स आती है तो नर्व इम्पल्स के नतीजे में क्या चीज़ रिलीज़ होगी? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो चीज़ रिलीज़ होगी और हमारे ब्लड से टिश्यूज़ तक पहुंचेगी वो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे? हार्मोन्स होंगे, ठीक है। दो डिफरेंट पॉइंट्स के आगे, यहाँ पर मीडिएटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यहाँ पर क्या हैं? हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स हम देखते हैं कि ये असल में ना हार्मोन केमिकल होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं, जैसा कि ग्रोथ को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, ये सारे हार्मोन्स का काम होता है। अब ये जो केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो रिलीज़ हुए हैं, ये कहाँ पे जाके काम करते हैं? नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये कहाँ पे काम करेंगे? ये साइनैप्स पे काम करते हैं। मैं साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ आपको। देखें, close to the site of the release at synapse bind to the receptor of the post synaptic membrane। अब यहाँ पे देखें, suppose that this one is a one neuron। ये आपके पास बेटा एक न्यूरॉन, ये उस न्यूरॉन की सेल बॉडी, और ये आपके पास एक न्यूरॉन आ गया बेटा, ठीक है। न्यूरॉन के दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है आपके पास इसका सेल बॉडी, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है? सेल बॉडी, और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको आप क्या नाम देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ एक्सॉन। इसको क्या नाम देंगे? एक्सॉन का नाम देते हैं। अब ये टर्मिनल पोर्शन है किसका? एक्सॉन का। और ये आपके पास एक दूसरा न्यूरॉन है जिसका जो सेल बॉडी वाला रीजन है यहाँ पर मौजूद है, या आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पर इसका ये एक्सॉन वाला पोर्शन मौजूद है। अब पैगाम जो है वो कहाँ से गुजरेगा? न्यूरॉन से गुजरेगा। आपने पढ़ा भी हुआ है कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स पास करती है, राइट, पैगाम पास करता है। तो यहाँ से जो पैगाम होगा ये पास किया न्यूरॉन के ज़रिए से, और जैसे ये पास किया, यहाँ पर गौर से देखें तो आपके पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक खाली जगह है, ठीक है। अब ये भी एक न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो खाली जगह है यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको नाम देंगे साइनैप्स। क्या नाम देंगे? साइनैप्स का नाम दे देंगे। अब ये जो साइनैप्स होता है, आपको ये आपने याद रखना है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमने कहा ना नर्वस सिस्टम में जो केमिकल रिलीज़ होंगे, यहाँ से बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे जाके, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पे आके ये क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है यहाँ तक? न्यूरोट्रांसमीटर क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज एट साइनैप्स एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन की बात करते हैं, फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन और इन टारगेट सेल। अगर हम बात कर लें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, देखें एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये हार्मोन्स ऐड कर दिए जाएंगे ब्लड के अंदर। ये किस में ऐड किए जाएंगे? ब्लड के अंदर। अब ब्लड आपको पता है कि बॉडी के हर सेल तक जाता है, हर टिश्यू तक जाता है। सपोज डैट ये ब्लड वेसल्स जा रही है, ये ब्लड कैपिलरी ये मूव करके जा रही है, और यहाँ पर एक सेल मौजूद है, और इस सेल के ऊपर सपोज डैट हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर देखें ये एक रिसेप्टर साइट है। ये क्या है? रिसेप्टर साइट है। अब हार्मोन्स, ये केमिकल है। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं। ये हार्मोन आएगा और आकर इस रिसेप्टर साइट पर इस तरह से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी बॉडी में हर उस सेल के साथ जाकर अटैच होंगे जिस सेल के ऊपर क्या मौजूद होगी?
रिसेप्टर साइट होगी। हर सेल के साथ अटैच नहीं हो सकता। किस सेल के साथ अटैच होंगे? जिसके ऊपर उस केमिकल के लिए क्या होगी? रिसेप्टर साइट होगी, सिर्फ उसी के साथ जाकर अटैच हो पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखें आगे वाला पॉइंट, उन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ टारगेट सेल। टाइप्स ऑफ टारगेट सेल, नर्वस सिस्टम किस किस सेल्स पर काम करता है? मसल्स पे काम करता है, स्मूथ मसल्स पर, कार्डियक मसल्स पर और स्केलेटल मसल्स पर, ग्लैंड्स पर और न्यूरॉन्स पर। ठीक है, बॉडी के स्मूथ मसल्स जो स्टमक वगैरह में हैं, डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, स्केलेटल मसल जो आपके स्केलेटन का पार्ट होते हैं, ठीक है, और कार्डियक मसल जो आपके हार्ट बीट को बनाते हैं। ठीक है, ये सारे जो मसल्स हैं इनको आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम, सेल थ्रू आउट द बॉडी। मैंने कहा ना कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स ब्लड में आते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो थ्रू आउट द बॉडी। टाइम ऑफ ऑनसेट, देखें जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर अपना काम करते हैं। जैसा कि आपको हल्का से भी अगर टच करते हैं तो आपको फ़ौरन महसूस होता है, राइट, तो मिली सेकंड्स के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है इनको काम करने में कई घंटे और कई दिन लग सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक बच्चा जो है वो छोटा रह गया, हमने उसको ग्रोथ हार्मोन का एक इंजेक्शन दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रात को आपने उसको ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया और अगले दिन देखा तो वो आधे से पूरा हो गया, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसको पूरा टाइम लेगा, प्रॉपर टाइम लेगा, तो ये आपने याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको याद होना चाहिए। जनरली ब्रीफियर एंड जनरली लॉन्गर होता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब कि नर्वस सिस्टम सिर्फ इसका जो एक्शन है वो चंद मिली सेकेंड्स के लिए है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के एक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये कई दिनों तक या कई साल तक भी चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, ग्लैंड कुड बी एनी सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू का तो पता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ग्लैंड है शायद वो एक ऑर्गन है और हम एक ऑर्गन को ही ग्लैंड कहते हैं। ऐसा नहीं है, एक सेल भी ग्लैंड हो सकता है। अब ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? कोई भी ऐसा सेल, कोई भी ऐसा टिश्यू जिसकी नेचर क्या है? सेक्रीटरी है। यानी कि कोई भी ऐसा सेल और कोई भी ऐसा टिश्यू, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो किसी ना किसी किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करे, उसे क्या नाम दे देंगे? ग्लैंड। तो आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ग्लैंड जो है वो एक ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल दी है मैंने सेल की। अब ये सेल देखें, एक जो गॉबलेट सेल है जो हमारी जीआईटी के अंदर मौजूद होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ पर ये गॉबलेट सेल क्या बना रहा है? म्यूकस। अब ये सेक्रेशन कर रहा है ना, म्यूकस सेक्रेट कर रहा है, सो इट्स मीन्स दैट गॉबलेट सेल इज़ अ ग्लैंड। से क्लियर होगी ना बात। अब अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड। देखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास डक्ट्स होती हैं वो एक्सोक्राइन है, जिनके पास डक्ट नहीं होती वो कौन से होते हैं? एंडोक्राइन होते हैं। अब जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड जो स्किन के अंदर मौजूद हैं, ये आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन है वो समटाइम ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन किस वजह से होती है? क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड सीबम बनाते हैं और सीबम जो होता है वो असल में ऑयली इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना वगैरह जो आता है बॉडी के अंदर। तो अब देखें ना, जो पसीना है वो आपकी स्किन के ऊपर आ रहा है और वो ट्यूब्स के ज़रिए से ओपन हो रहे हैं। सपोज दैट मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, ये आप फ़र्ज़ कर लें ये आपकी है स्किन, ठीक है, ये आपकी स्किन है और बेटा यहाँ पे नीचे वाली साइड पर कहीं पे आपका स्वेट ग्लैंड मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि स्वेट ग्लैंड ने स्वेट बना दिया और यहीं पे छोड़ दिया, नहीं, स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाएगा और वो स्वेट कहाँ पर पहुँचेगा? वो स्किन के बाहर जाकर ट्यूब के ज़रिए से ओपन होगा, सही है। लेकिन ये देखें, इस ग्लैंड के पास डक्ट है ना, तो दैट्स वाई हम इस ग्लैंड को क्या नाम देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है। सपोज दैट एक हम यहाँ पर एक सिंपल सा ग्लैंड ले लेते हैं, जैसा कि कौन सा ले लें, ये आपके आगे एक ब्लड वेसल, ठीक है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हम उनमें से एक सिंपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक सेल है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया हमारे पास। कौन सा ग्लैंड आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ कर दिया हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, उस हार्मोन को किसके अंदर डाल दिया? ब्लड के अंदर डाल दिया और ब्लड पूरी बॉडी में इस हार्मोन को लेके चला गया। अब देखें, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डक्ट है? अगर इसके पास डक्ट होती तो ये अपने जो हार्मोन्स हैं उसको डक्ट के ज़रिए से बॉडी के उसी हिस्से तक पहुंचा देता जहां तक इसको पहुंचाना हो चाहिए था, लेकिन इसने नहीं पहुंचाया। इसने उसको बनाने के बाद बाहर निकाल दिया और वो जो हार्मोन था वो ब्लड में चला गया, फिर ब्लड लेके गया।
क्लियर होगी ना बात। तो इस तरह का जो ग्लैंड होगा उसको क्या नाम देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। उसके बाद स्वेट ग्लैंड आ गया आपके पास, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुडोरीफिरस एंड सूडीफिरस ग्लैंड, सुडोरीफिरस ग्लैंड एंड सूडीफिरस ग्लैंड्स। तो ये इस तरह से देयर सेक्रेशंस। अच्छा, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेक्रेशंस होती हैं इनको क्या नाम देते हैं, हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो हार्मोन्स हमेशा किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज नहीं होते, एक्सोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्लाइवा। स्वेट ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या प्रोड्यूस करेगा, स्वेट। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स रिलीज करेंगे। और हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये भी नेचर में प्रोटीन होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट मौजूद होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे जीआईटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, हार्मोन्स। और ये कहाँ पर होते हैं, ये आपके पास इन द इंट्रास्टिशियल फ्लूइड ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स। अब ये एंडोक्राइन कहाँ पर होते हैं, देखें ये आपके पास एक सेल आगे जिन्होंने इन हार्मोन्स को बनाना है, राइट। ये सेल्स आ गए। अब इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ये देखें ये सेल्स हैं, सेल्स के बीच में यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इसको हम नाम देते हैं आईएफ का। क्या नाम देते हैं, आईएफ का। क्या बेटा नाम देंगे, आईएफ का नाम देते हैं, यानी कि इंट्रास्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब बेटा ये जो आईएफ होता है जो कि सेल के बीच में मौजूद होता है, यहाँ पर देखें ये सेल है, सेल ने एक हार्मोन बनाया, उसने हार्मोन कहाँ पर रिलीज़ कर दिया, सेल से बाहर रिलीज़ कर दिया। और सेल्स के बीच में जो जगह होगी उसको क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या नाम दे देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। आईएफ का बेटा आप नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देख लें प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मोन्स होंगे, वो रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होने के बाद वो सराउंडिंग में चले जाएंगे। देखें आईएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ पे जाएंगे, कैपिलरीज, यानी कि ब्लड में चले जाएंगे। और ब्लड उनको कहाँ तक लेके जाएगा, टारगेट सेल तक, जहाँ पर उन्होंने जाके क्या करना है, अपना काम करना है। मोस्ट हार्मोन्स आर वेरी इन स्मॉल क्वांटिटी। जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये ब्रेन के अंदर है बेटा। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके नेक रीजन के अंदर मौजूद होता है, थायरॉयड ग्लैंड आपके नेक रीजन में है। और पैराथायरॉयड उसी के साथ होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपके जो आपके किडनीज होती हैं, ठीक है। देखें एड्रिनल एडजेसेंट टू रेनल, रेनल कहते हैं किडनी को, तो किडनी के साथ जो है। पाइनल ग्लैंड ब्रेन में होता है, ह्यूमन थर्ड आई भी इसको कहते हैं। थाइमस ग्लैंड हार्ट के करीब होता है, ठीक है। जो थाइमस ग्लैंड होता है ये हार्ट के करीब होता है। इसको रिसीडिंग ग्लैंड का नाम भी देते हैं। रिसीडिंग ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज के इंक्रीज होते ही जो थाइमस ग्लैंड होगा वो साइज़ में क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग के मुताबिक, ठीक है, इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग के मुताबिक, यानी कि एजिंग बेटा बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी जो लाइफ है वो कम होती जाएगी, एज इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आपको पता है ना, एज के इंक्रीज़ होने की वजह से बॉडी में बहुत सारी नेगेटिव चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो जितनी भी नेगेटिव चेंजेस हैं वो इम्यूनिटी की वजह से होती है, क्योंकि एज के बढ़ने से इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ जो एजिंग है वो ये कहती है कि जो थाइमस ग्लैंड का टूटना है वही एजिंग की वजह है। यानी कि एजिंग की वजह क्या है, बॉडी का कमज़ोर होना। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ बॉडी के कमज़ोर होने में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, थाइमस ग्लैंड का होता है, जो हार्ट के करीब होता है। बच्चों में इसका साइज़ बड़ा होता है, जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनमें ये बेटा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वक्त के साथ साथ नेगेटिव चेंजेस आते रहेंगे। अब क्यों इसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स आपने पढ़े होंगे WBCs के अंदर, तो वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इनका जो स्कूल होता है वो आपके पास थाइमस ग्लैंड होता है। यानी कि थाइमस ग्लैंड के अंदर जो मैचुरेशन होती है, टी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन है वो कहाँ पर होनी है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और इम्यूनिटी जो होती है बॉडी, वो जो होती है बेटा बॉडी की, वो क्या हो जाएगी, एज के साथ डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, विच वन इज़ अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बाद में टूट जाता है, दैट इज़ अ कार्पस ल्यूटम, फीमेल बॉडी में मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है,
arterial natric uretic factor. This is the हार्मोन दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड. ठीक है, थाइमस ग्लैंड से कौन सा वो हार्मोन है जो रिलीज होता है, ये अगर याद करना है तो प्रिपेयर कर लें. आर्ट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर ANF, ये या आर्ट्रियोपेप्टिन, आर्ट्रियोपेप्टिन भी इसको बोलते हैं, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड दैट इज़ क्लोज टू द हार्ट. इसी तरह से स्टोमिक में रिलीज होता है गैस्ट्रिन. इस तरह से जो किडनी है, किडनी से भी रिलीज़ होता है एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज़ करने में इन्वॉल्व होता है. तो अभी हमने हार्ट के करीब कौन सा ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड. इसी तरह से थाइमस ग्लैंड का एक हार्मोन देखा हमने आर्ट्रियोपेप्टिन जो कि थाइमस ग्लैंड से रिलीज़ होता है. इस तरह से स्टोमिक से गैस्ट्रिन और किडनी से एरिथ्रोपोइटिन जो कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के नंबर को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा. ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. देखिए, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड सेवरल ऑर्गन्स और टिश्यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड बट सर्टेन सेल्स दैट सेक्रेट्स हार्मोन्स. अब इन्होंने इस लाइन का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि पूरे का सम टाइम देखा गया है कि पूरे के पूरे ऑर्गन्स और टिश्यू जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते. ऑर्गन्स के कुछ जो सेल्स होते हैं वो किसके तौर पे काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं. जैसा कि अगर मैं पैंक्रियाज की बात करता हूं तो पैंक्रियाज जो है वो हार्मोन बनाता तो है, लेकिन पूरे का पूरा पैंक्रियाज एक ऑर्गन है और वो पूरे का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. उस पैंक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं. क्लियर होगी बात. तो ये हमेशा याद रखना, पूरे के पूरे ऑर्गन और टिश्यू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते बल्कि उसके चंद एक सेल्स होते हैं. ऐसे चंद एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद है, ओवरीज, किडनीज, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिपोज टिश्यूज, प्लेसेंटा, थाइमस, टेस्टिस, स्टोमिक, लिवर, स्किन, हार्ट. ठीक है. एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर हम डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को नाम देंगे एंडोक्राइनोलॉजी. और जो डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ने के बाद बनेगा उसको क्या नाम दे देंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का नाम दे देंगे. ठीक है. अब बेटा हार्मोन एक्टिविटी देख लें. हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन की एक्टिविटी, हार्मोन बनेगा. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को क्या नाम देंगे, हार्मोन्स. लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को हार्मोन का नाम नहीं दिया था हमने. सबसे पहले हार्मोन बनेगा. हार्मोन जाएगा कहाँ पर, ब्लड में. ब्लड उसको लेके जाएगा टारगेट सेल पे. टारगेट सेल पे मैंने रिसेप्टर बना के दिखाई थी. तो टारगेट सेल पे क्या होगा, रिसेप्टर. ठीक है. और एक जो टारगेट सेल है उस पर रिसेप्टर्स कितने हो सकते हैं, तकरीबन 2000 से लेके आपके पास तकरीबन ये हो सकते हैं 1 लाख तक. ठीक है. 2000 से लेके 1 लाख तक जो रिसेप्टर हैं वो एक सिंगल सेल के ऊपर इतने सारे हो सकते हैं. और रिसेप्टर का जो नंबर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो होता रहेगा. अब हार्मोन एक्टिविटी की बात करें तो हार्मोन्स की जो एक्टिविटी है वो 2 तरह की होती है. एक होती है डाउन रेगुलेशन, एक होती है अप रेगुलेशन. अब डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, देखें, डाउन रेगुलेशन में क्या होता है कि हार्मोन तो बॉडी में मौजूद होता है, हार्मोन प्रेजेंट इन एक्सेस, देन द रिसेप्टर नंबर डिक्रीजेस. अब मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देते हैं. सपोज डैट आपने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर ना हर हार्मोन ना एक ख़ास लेवल पर बन रहा है. ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने एक हार्मोन बॉडी के अंदर अजाफी इंजेक्ट कर दिया. जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो असल में हार्मोन एक स्टीरॉयड बोलते हैं उसको. ठीक है. वो स्टीरॉयड्स हार्मोन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. अब जब उन्होंने स्टीरॉयड हार्मोन हमारी बॉडी में भी बनता है, लेकिन जब उन्होंने एडिशनली तौर पर बाहर से आउटर इन्वायरमेंट से स्टीरॉयड के जो हार्मोन्स के जो इंजेक्शन हैं वो बॉडी में लगाए तो क्या होगा, उससे लगाने से क्या होगा, बॉडी के अंदर स्टीरॉयड के लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. जब बॉडी के अंदर स्टीरॉयड के लेवल इंक्रीज़ होगा उससे क्या होगा, जो स्टीरॉयड सिस्टम होगा उसका वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा. स्टीरॉयड सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा. और उसका लीवर भी क्या हो सकता है, इससे डैमेज हो सकता है. अब देखें ज़रा गौर से सुने. अब होगा यूँ कि जब उसकी बॉडी के अंदर वो जो लेवल है स्टीरॉयड के लेवल इंक्रीज़ हो गया, सेल्स को ज़्यादा स्टीरॉयड्स मिलेंगे, स्टीरॉयड्स ब्रेन तक भी ज़्यादा जाएंगे. ब्रेन को लगेगा कि मेरी गलती की वजह से स्टीरॉयड्स ज़्यादा बन गए. ठीक है. ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन स्टीरॉयड सिस्टम को कहेगा तुम अभी अपना काम करना ख़त्म कर दो क्योंकि स्टीरॉयड ब्लड के अंदर ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है. उसको ये लगेगा कि शायद मेरे काम में कहीं पे गलती हो गई है, वो सिस्टम को शट डाउन कर देगा मुकम्मल तौर पर. अब वो सेल जहाँ पर स्टीरॉयड ने जाके काम करना था उस सेल के ऊपर नॉर्मल हालात में रिसेप्टर कितने थे,
2000 से 1 लाख के करीब करीब। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाके देखेंगे ना कि स्टेरॉइड ज़्यादा हो जाएगा, तो जो सेल होंगे वो अपने रिसेप्टर के नंबर कम कर लेंगे, वो 1 लाख से कम करके 50,000 40,000 पे ले आएंगे। यानी कि जितना रिसेप्टर का नंबर कम होगा, जाहिर सी बात है उतने कम जो ये वाले हार्मोन्स होंगे ये अपना काम कर पाएंगे, राइट, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो इस तरह की जो रेगुलेशन होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ डाउन रेगुलेशन। यानी कि इस रेगुलेशन की वजह से बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो डाउन चला गया, वो बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो उसको हम नाम दे देंगे दिस वन इज़ नोन एज अ डाउन रेगुलेशन। अब दूसरी रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जो रेगुलेशन होती है दैट इज़ अ अप रेगुलेशन। अगर हम अप रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो रिसेप्टर के नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया कि रिसेप्टर के नंबर डिक्रीज़ होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझे, अप रेगुलेशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। हार्मोन का लेवल कम हुआ तो लेकिन सेल को तो हार्मोन चाहिए ना, तो सेल क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा बढ़ा देगा, ताकि अगर कोई भी हार्मोन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि वो हार्मोन आकर वहाँ पे क्या सेल के साथ अटैच हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन को आप क्या नाम देंगे, अप रेगुलेशन का नाम दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकल हार्मोन्स, एक होते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकल हार्मोन जो उसी एरिया में रहने वाले हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन जो सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में जाने वाले हैं। अब लोकल हार्मोन्स कौन से होते हैं, लोकल हार्मोन्स होते हैं दो तरह के, ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन हार्मोन्स, ठीक है, ऑटोक्राइन्स एंड पैराक्राइन हार्मोन्स। जैसा कि यहाँ पे चंद एक की एग्जाम्पल भी लिखी गई हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके अलावा इंटरल्यूकिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर द लोकल हार्मोन्स। अब इंटरल्यूकिन 2 इज़ रिलीज्ड बाय द हेल्पर टी सेल्स। आपने अभी देखा टी लिम्फोसाइट्स, आपने थाइमस ग्लैंड के बारे में देखा, प्रीसीडिंग मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो रिसीडिंग आपके पास ग्लैंड होता है वो आपके पास कौन सा होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, और ये स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ये कौन सा हार्मोन है, इंटरल्यूकिन हार्मोन, ठीक है, IL-2। अब ये इम्यून सिस्टम से रिलीज़ हो रहा है। बेटा ऑटोक्राइन हार्मोन क्या होता है, एक ऐसा हार्मोन, सपोज डैट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक सेल है आपके पास, ठीक है, दिस इज़ अ सेल ए, ये आपके पास आ गया सेल ए, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड पर मौजूद है आपके पास। बेटा यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेल बी, ठीक है। अब सेल ए ने एक हार्मोन बनाया, ठीक है। अब अगर ये हार्मोन इसी सेल के ऊपर जाके दोबारा से काम करे तो इसको नाम देंगे ऑटोक्राइन हार्मोन। यानी कि द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय अ सेल एंड इट एक्ट्स ऑन द सेम सेल इज नोन एज अ ऑटोक्राइन। और दूसरा जो हार्मोन होता है, जैसे कि ये सेल है, इस सेल ने एक हार्मोन बनाया, ये हार्मोन यहाँ सेल ए से निकला, ये निकलने के बाद अपने जो करीब नेबर सेल है जिसका नाम है सेल बी, उस सेल बी में जाकर इसने एक स्पेशल मैकेनिज्म को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये जो हार्मोन होगा ये आपके पास कौन सा होगा, ये ऑटोक्राइन नहीं होगा बल्कि पैराक्राइन होगा, ठीक है। तो ये ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन जो हार्मोन हैं ये इस तरह से हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है दैट इज़ रिलीज्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स, और ये ब्लड वेसल्स को डायलेशन का काम करता है, वेजो डायलेशन का काम करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स या स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। और इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड होता है ये वेग्रा नाम की एक ड्रग है उसके अंदर मौजूद होता है। सेकंड जो हार्मोन है डेट इज़ द सर्कुलेटिंग हार्मोन। अब सर्कुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, देखें यहाँ पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में जाकर सेल्स मौजूद हैं। सपोज डैट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्रेन में है, जो जिन सेल्स पे जाके काम करना है वो किडनी के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक सेल एंडोक्राइन सेल उसने हार्मोन रिलीज़ किया, वो हार्मोन किस में गया, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में ब्लड था और ब्लड उसको लेकर टारगेट सेल्स तक लेके गया, और टारगेट सेल्स पर जाकर रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो गया। अब ये जो हार्मोन है जो ब्लड के ज़रिए से सर्कुलेट करके जा रहा है, इस हार्मोन को क्या नाम देंगे, सर्कुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। तो लोकल हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन, डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और उसके बाद हम देखते हैं हार्मोन एक्टिविटी। उसके बाद केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन्स आ जाएंगी। हार्मोन एक्टिविटी, लोकल हार्मोन इनएक्टिव क्विकली,
लोकल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो एक सेल ने बनाया, या तो वो उसी सेल पर एक्ट करे या उसके करीब वाले सेल पर एक्ट करे। उन्होंने कहा कि ये जो होगा ये इनएक्टिव बड़ी जल्दी हो जाएगा, इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन जो सर्कुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहते हैं, और इनको कैटाबोलाइज, इनको कौन तोड़ेगा? लीवर तोड़ेगा। और इनको रिमूव कौन करेगा? किडनी रिमूव कर देगी, यूराइन की फॉर्म के अंदर इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा था, डैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू हार्मोन। और अभी केमिकल क्लासेस ऑफ द हार्मोन, ये इंशाल्लाह इसको भी चलें देख लेते हैं इसको। केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन देखें, लिपिड सोलुबल हार्मोन। और लिपिड सोलुबल हार्मोन एक ऐसे हार्मोन, जाहिर सी बात है, जो लिपिड्स के अंदर सोलुबल होंगे और जो किस चीज़ से मिलकर बने होंगे? स्टीरॉयड से मिलकर बने होंगे। याद रखना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो मिलकर बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। और लिपिड्स जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लिपिड सोलुबल हार्मोन होंगे तो वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विदाउट किसी भी चीज़ के, यानी कि विदाउट, देखें ना, विदाउट रिसेप्टर जो होंगे वो लिपिड सोलुबल हार्मोन सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी हार्मोन्स होते हैं वो इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो नेचर होगी वो पोलर होगी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो क्या होती है? नॉन पोलर होती है। तो इसी वजह से याद रखना कि जो लिपिड सोलुबल हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं बल्कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये देखें, डू नॉट रिक्वायर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर इनको क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये विदाउट रिसेप्टर सेल के अंदर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर क्या है? लिपिड और लाइक्टिजोल लाइक। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड से मिलकर बनी है। इनकी एग्जांपल स्टीरॉयड्स हार्मोन, उसके बाद थायराइड हार्मोन, T3, T4, थायरोक्सिन। T4 को एक्चुअली हम थायरोक्सिन का नाम देते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। उसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ से ड्राइव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। दूसरे आगे आपके पास लिपिड सोलुबल। T3 एंड T4 थायरोक्सिन आर सिंथेसाइज्ड बाय अट्रैक्टिंग आयोडीन टू द अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। अटैचिंग है यहाँ पर, अट्रैक्टिंग नहीं, अटैचिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे जो T3 एंड T4 है, हम इसका मैकेनिज़्म भी देखेंगे ये किस तरह से बनता है डिटेल के अंदर। और ये असल में एक आप कह लें अमाइनो एसिड टायरोसिन। जब टायरोसिन के साथ हम आयोडीन को अटैच करते हैं तो उन अटैचमेंट की वजह से आपके पास ये जो थायराइड हार्मोन है जो कि एक लिपिड सोलुबल हार्मोन है ये बन जाता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल में कौन कौन से आते हैं? अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स हार्मोन, और उसके बाद ईसोसाइनॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये आपके पास वाटर सोलुबल आ जाएंगे। और तीसरे होते हैं अमाइंस हार्मोन। अमाइन हार्मोन कैसे बनेंगे? बाय द डीकार्बोक्सिलेशन एंड मॉडिफाइंग सर्टेन अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड्स को हम मॉडिफाई करेंगे और उन अमाइनो एसिड्स की मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो आपके पास बन जाएंगे डैट आर द अमाइंस हार्मोन बन जाएंगे। एग्जाम्पल में देख लें अमाइंस हार्मोन। हिस्टामाइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है? हिस्टिडीन। उससे बनाएगा क्या? हिस्टामाइन बनाएगा कौन? मास्ट सेल एंड द प्लेटलेट्स हिस्टामाइन बना देते हैं। और यहाँ पे देखें ना, आपके पास अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बना, तो वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बने। सेकंड आ गया आपके पास सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन। लास्ट टाइम हमने टायरोसिन पढ़ा, टायरोसिन बना रहा है आपके पास जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, एंड ट्रिप्टोफैन बना रहा है सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। नेक्स्ट इज पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। अमाइनो एसिड पॉलीमर होते हैं दोनों के दोनों, पेप्टाइड्स भी और प्रोटीन्स भी। जो स्मॉलर पेप्टाइड्स होते हैं उनमें जो नंबर होते हैं अमाइनो एसिड के वो 3 से 50 के करीब होंगे, और जो लार्जर प्रोटीन्स होती हैं उसमें अमाइनो एसिड 50 से 200 के करीब होते हैं, जैसा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है आपके पास दीज आर द पेप्टाइड्स। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की बात कर लें या इंसुलिन की बात कर लें, ये पेप्टाइड्स नहीं होते, प्रोटीन्स होती हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स? पेप्टाइड में अमाइनो एसिड के नंबर 49 तक होंगे, ठीक है, और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं। इकोसाइनॉइड हार्मोन, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एरिकीडोनिक एसिड, ठीक है, वहाँ से ड्राइव होंगे। एंड सर्टन कार्बन फैटी, 20 कार्बन फैटी एसिड, ठीक है, 20 कार्बन वाला जो फैटी एसिड है वहाँ से ये ड्राइव होते हैं। इसकी 2 मेजर टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती हैं ल्यूकोट्राइनेस और दूसरे आ जाएंगे आपके पास प्रोस्टाग्लैंडेंट। और ये इंपॉर्टेंट लोकल हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस ड्यूरिंग द सकिंग एक्शन।
राइट। तो ये आपके पास कुछ हार्मोन्स एंड इंट्रोडक्शन टू हार्मोन कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पैराथायरॉयड हार्मोन, इनके मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन और ग्रोथ हार्मोन, हर एक हार्मोन को डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद उनके अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन और उनसे जो होने वाले डिसऑर्डर्स हैं उनको भी साथ में कवर अप करेंगे।